माय डियर स्टूडेंट, मैं विनय कुमार मौर्य, लेक्चरर ऑफ फिजिक्स, और मेरा ये पहला फिजिक्स का क्लास है और आगे भी इसी तरह से क्लास चलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कक्षा 12th फिजिक्स का सिलेबस क्या है और किस यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कक्षा 12 का सिलेबस है। इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और 30 अंकों का प्रयोगात्मक होगा। इसमें से 70 में से आपको मिनिमम पासिंग मार्क 23 नंबर लाना है और प्रैक्टिकल 30 में से मिनिमम पासिंग मार्क 10 नंबर लाना है। यानी टोटल आपको पास होने के लिए 33 नंबर लाना है। हमारे सिलेबस में 2 खंड है फिजिक्स के। पहला खंड क में 5 यूनिट है और खंड ख में भी 5 यूनिट है। तो आपको खंड क के बताते हैं कौन कौन से चैप्टर है खंड क में। तो पहली इकाई में आप देख सकते हैं कि इसमें स्थिर वैद्युत पहला यूनिट है, स्थिर वैद्युतिकी, जिससे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है विद्युत धारा, इससे 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इससे 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और चौथा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी 8 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस यूनिट से कुल 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और खंड ख का जिक्र करते हैं। खंड ख में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो खंड ख में पहला यूनिट है प्रकाशिकी, इससे 13 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है द्रव्य एवं द्वैत प्रकृति, किसकी द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, तो इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला है परमाणु तथा नाभिक, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अगला है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। और पांचवा है संचार व्यवस्था प्रणाली, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे भी आपके 35 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 35 नंबर इस यूनिट से और 35 नंबर खंड ख से, दोनों मिलाकर 70। यानी लिखित परीक्षा आपको 70 नंबर का होगा, प्रयोगात्मक आपको 30 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। और 70 में से आपको न्यूनतम अंक 23 है, पासिंग न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 है। और 30 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 10 है, यानी 100 में से आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 लाना होगा। ये चीज़ तो डिस्कस करते हैं आज स्थिर वैद्युतिकी। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, चैप्टर भी है और यूनिट भी है आपका। तो यूनिट है आपका, इसका नाम लिख देते हैं पहले, स्थिर वैद्युतिकी। अब स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं, ये होता क्या है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। किस आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। तो इसे कहते कि स्थिर आवेश, स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा
है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, जो रुका हुआ आवेश है। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं, अध्याय आते हैं। तो इसमें 2 अध्याय आते हैं। पहला अध्याय है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। दूसरा अध्याय है इसमें विभव, विभवांतर, विभवांतर एवं संधारित्र, संधारित्र। ये 2 चैप्टर है, ये हमको पढ़ना है। तो इसमें हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो हेडिंग भी है, पहला अध्याय भी है। वैद्युत क्षेत्र, इसको लिख सकते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर है। अब इसमें देखते हैं कि आवेश किसे कहते हैं। आवेश, तो आवेश को समझने के लिए हम द्रव्यमान को पहले समझते हैं। आवेश को समझने के लिए हम द्रव्यमान को समझते हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान, हेडिंग डाल लेते हैं द्रव्यमान। ऐसे तो द्रव्यमान की डेफिनेशन हम देते हैं, परिभाषा देते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य का मान ही द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य का मान ही द्रव्यमान कहलाता है। तो एक डेफिनेशन ये जानते हैं, आते हम कुछ और समझते हैं एक्स्ट्रा चीज़, कि हम जानते हैं कि यदि ये कोई वस्तु है और इसके पास m द्रव्यमान है, तो जब इसके पास द्रव्यमान है तो यह गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा? उत्पन्न या गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि इस वस्तु के पास द्रव्यमान नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा।
द्रव्यमान नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा और न ही गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक इसी प्रकार तो हम द्रव्यमान को लिख सकते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है जिसकी सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव भी किया जाता है तथा उत्पन्न भी किया जाता है उत्पन्न भी किया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। यदि उसके पास द्रव्यमान नहीं है तो न उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा न गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। यानी कि द्रव्यमान क्या है? वस्तु का एक गुण है, वस्तु का एक भौतिक गुण है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है और उत्पन्न भी करता है और गुरुत्वीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? गुरुत्वीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र भी उत्पन्न तथा अनुभव करता है। ये लिख सकते हैं, अनुभव करता है। यदि उसके पास द्रव्यमान नहीं है, देखो ये खाली है तो इसके पास द्रव्यमान नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल इनका अनुभव नहीं करेगा। कह सकते हैं इनका अनुभव यह नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार आवेश भी होता है। ठीक इसी प्रकार आवेश को भी डिफाइन कर सकते हैं। आवेश को भी डिफाइन कर सकते हैं कि आवेश जिस तरह से द्रव्यमान किसी वस्तु का क्या है? भौतिक गुण है। ठीक उसी प्रकार आवेश भी तो लिख सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है भौतिक गुणधर्म है जिसमें यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तथा
इसके प्रभावों का अनुभव करता है, तो यहाँ से हम आवेश लिख सकते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अब समझते हैं कि आवेश आया कहाँ से, आवेश की संकल्पना होता क्या है। तो यहाँ से समझते हैं, जिसको समझने के लिए हम कुछ तत्व लेते हैं, तत्व के माध्यम से समझते हैं, तो हेडिंग लगा लेते हैं आवेश की संकल्पना। संकल्पना, आवेश की संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना। चलो लेते हैं आवेश, दो एलिमेंट लेते हैं, एक सोडियम है, सोडियम ले लेते हैं। आपको पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। आपसे पूछें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 11। प्रोटॉन कितना होता है, तो 11। यानी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये होता है 2, पहले कक्षक में 2, दूसरे कक्षक में 8 और तीसरे कक्षक में 1। 2n² नियम से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। अब ये सोडियम ये चाहेगा कि हमारे बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को दे देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, परमाणु क्रमांक अब क्या हो जाएगा, 10। और पूछें कि इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 10। प्रोटॉन कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं, तो आप देख रहे हो कि 2 और 8, और इसके बाहरी कक्षक अब ये हो गया, सॉरी यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11 होगा, प्रोटॉनों की संख्या 11 होगा, प्रोटॉनों की संख्या 11। अब यहाँ से देखो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। -1 की +1, तो ज़्यादा कौन है, ये प्लस प्रोटॉन है, तो इसलिए प्लस लगाते हैं। ये चिन्ह आ जाएगा आपका कहाँ, सोडियम के ऊपर प्लस, यहाँ पर ऐसे। तो इसको ही बोलते हैं धन आवेश। इसको क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। ये धनावेश बना कैसे, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, कमी हुआ, इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, कमी। तो कमी के कारण इस पे क्या बना, धनावेश। ठीक इसी प्रकार लेते हैं एक क्लोरीन को भी ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 17 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे 17। प्रोटॉन कितना होता है, आप बताओगे 17। तो ये भी क्लोरीन भी उदासीन परमाणु है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 8 और 7। तीसरे कक्षक में कितना आ गया, 7। अब ये क्या करेगा, इसको भी बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, क्योंकि सभी तत्व ये चाहते हैं कि हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, अस्थायित्व को प्राप्त कर लें।
तो अस्थायित्व को कब प्राप्त करेंगे? जब उनके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। लेगा क्यों? क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है? अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। अब इसमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप कहोगे कि 18। प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप कहोगे कि 17। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इसमें और इसमें का डिफरेंस कितना है? 1 का। ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन पे चिन्ह क्या है? माइनस, तो इसलिए यहाँ पे 1 माइनस आ गया। तो ये 1 माइनस को हम दिखा देते हैं यहाँ पर, माइनस यहाँ पे ये, और ये माइनस क्या कहलाता है? इस माइनस को हम कहते हैं ऋणावेश। ऋणावेश। यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन में कमी हुई या वृद्धि? तो यहाँ पर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। यानी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि के कारण किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे? ऋणावेश। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, देखो बाहरी कक्षक में कितने? 2, 8 और 8 है कि नहीं? सबसे बाहरी कक्षक में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 11 है तो यहाँ पर 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है। यहाँ पर देखा गया इलेक्ट्रॉन 17 है क्लोरीन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। यहाँ भी प्रोटॉन 17 है, यहाँ भी प्रोटॉन 17 है। तो चेंजिंग किस में आ रही है? परिवर्तन किस में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन के कारण वस्तु पर क्या आ रहा है? धनावेश और ऋणावेश आ रहा है। तो यहाँ से धनावेश और ऋणावेश बनने का कारण क्या है? तो कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन। तो यहां से हम यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संकल्पना, इलेक्ट्रॉन की संकल्पना इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, आवेश रहेगा। यहां लिख देते हैं, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यानी आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, न कि प्रोटॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन पे। तो हम कह सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो उस पर ऋणावेश, तो उस वस्तु पर ऋणावेश प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है। तथा वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर उस वस्तु पर
धनावेश प्राप्त या उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है, ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन की संकल्पना। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में फिर से इसको समझेंगे हम लोग। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन है ये, आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों नहीं दी जाती है? ढूंढना, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। दी जाती है, बहुत इजी है क्वेश्चन। दी जाती है। अब यहाँ से आवेश के प्रकार थोड़ा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ आवेश। टाइप्स ऑफ आवेश। चार्ज। आवेश का प्रकार। तो यहाँ से देखें, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश। धनावेश पॉजिटिव चार्ज, इसको संक्षेप में एस प्लस BE भी लिखते हैं। दूसरा है ऋणावेश, निगेटिव चार्ज, इसको भी संक्षेप में माइनस के चिन्ह और BE लिखते हैं। इसको डिफाइन कर लेंगे तो ये क्यों धनावेश है और ये क्यों ऋणावेश है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? कमी। इलेक्ट्रॉन में कमी, और इसमें किसके कारण आया है ऋणावेश? तो इलेक्ट्रॉन में वृद्धि के कारण आया है। यहाँ पे लिख सकते हैं वृद्धि के कारण आया है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ आवेश के बारे में, और भी चर्चा करेंगे आवेश के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे वीडियो को देखिए, और जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको फिर समझाएंगे, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।